हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, जो हमने प्रीवियस ईयर की जो सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसके अंदर मैं आपको जो कॉमन पोर्शन होता है उसके अंदर आपको सीडीपी हिंदी एंड इंग्लिश विद एक्सप्लेनेशन करवा रही हूँ। उसके अंदर आज ये मेरी शायद 4th क्लास है, जिसके अंदर हम सीडीपी डिस्कस करने वाले हैं। और सीडीपी के अंदर सीडीपी जो है ये एचटेट का जो 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें टीजीटी लेवल में जो भी आपकी सीडीपी पूछी गई थी उसके सारे क्वेश्चन हम विद डिटेल करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो में क्वेश्चंस के साथ साथ आप लोगों के कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभिप्रेरणा के आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। क्या पूछ रहा है आपसे, आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है, उसका नीड हायर की जो थ्योरी है मोटिवेशन की, वो किसने दी है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मैस्लो। अभिप्रेरणा का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत नीड हायर की थ्योरी मैस्लो के द्वारा दी गई है। तो अब मैं आपको जो अभिप्रेरणा मोटिवेशन वाला जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करवाती हूँ कि मोटिवेशन होता क्या है, किस लोगों ने किन किन तरह की डेफिनेशन दी है। मोटिवेशन जो होता है एक आंतरिक और बाह्य प्रेरक से आता है, किस तरह से क्या क्या होता है और कौन कौन सी जो थ्योरी हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, तो उनको डिस्कस करते हुए हम लोग आगे चलने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अभिप्रेरणा मोटिवेशन, जिसको इंग्लिश में मोटिवेशन बोलते हैं, हिंदी में जिसको अभिप्रेरणा बोलते हैं। देखिए क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है। तो मोटिवेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप जब मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड की है 5-6 मिनट की, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसको भी देखिएगा। उसमें मैंने आप लोगों को मोटिवेशन देने का ही काम किया है कि आप लोग जो थक चुके हैं कि भाई एचटेट एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता, तो आप लोग वो किस तरह से क्रैक कर सकते हैं। अपने अंदर मोटिवेशन लेकर के आइए। जब तक आप लोग आपके जो अंतरात्मा है उससे आवाज़ नहीं आएगी, उससे आप मोटिवेट नहीं होंगे, तो बाहर वाली शक्ति आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, जो अभिप्रेरणा है वो इंग्लिश में जिसको हम मोटिवेशन बोलते हैं। मोटिवेशन कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। ओके, और मोटिवेशन का मीन्स होता है टू मूव करना, आगे बढ़ना। ओके, अभिप्रेरणा प्रेरक शक्ति, काम करने के लिए मजबूर। अभिप्रेरणा है वो एक प्रकार की ऐसी प्रेरक शक्ति होती है जो हमें किसी भी काम को करने के लिए मजबूर कर देती है, हमें इतना प्रेरित कर देती है कि हम उस काम को करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ओके, स्किनर ने क्या डेफिनेशन दी है, देखिए ये डेफिनेशन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग, स्वर्णपथ, हृदय होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो अभिप्रेरणा है उसको अधिगम का, लर्निंग का सर्वोच्च राजमार्ग, सबसे सर्वश्रेष्ठ पथ, ठीक है, स्वर्ण पथ, हार्ट, किसने कहा है, स्किनर ने कहा है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। मैं आपको बीच बीच में एक आध जो इंग्लिश की टर्म है वो भी बोलते हुए चलूँगी, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि उनको प्योर हिंदी में समझ में नहीं आता, कुछ थोड़ा थोड़ा इंग्लिश का मिक्सअप करके चला जाए तो अच्छा होगा। ओके, तो जो मोटिवेशन है वो लर्निंग के लिए एक तरह से हार्ट का काम करती है, ऐसा हमारे स्किनर साहब ने कहा है। ओके, विलियम मैकडूगल क्या बताते हैं, अभिप्रेरणाएं वे शारीरिक मनोदैहिक दशाएं होती हैं जो हमें किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। विलियम मैकडूगल अभिप्रेरणाओं को क्या मानते हैं, शारीरिक मनोदैहिक दशाएं मानते हैं जो हमें किसी भी कार्य करने के लिए क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं। नेक्स्ट, गुड जो हुए हैं, गुड ने बताया है कि क्रिया को उत्तेजित करने, जारी रखने व नियंत्रित रखने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। कोई भी क्रिया है उसको एक्साइटेड मोड में लेकर के आते हैं, उत्तेजित करते हैं, उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं। ये सब काम कौन करवाती है, अभिप्रेरणा करवाती है। ऐसा किसने कहा है, गुड ने कहा है। तो ये तीनों डेफिनेशंस आपको याद रखनी है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ, सर्वोच्च राजमार्ग, स्वर्ण पथ, स्किनर, याद रख लीजिए। जहाँ पे से की बात हो जाएगी, सर्वोच्च से, स्वर्ण से, तो उसका जो आंसर है वो आप किससे टिक करोगे, स्किनर से। मैं तो इसी तरह से चीज़ों को याद मतलब रिलेट करके याद रखती हूँ, आप लोग भी चाहें तो ऐसे याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, बाह्य तथा आंतरिक शक्तियाँ प्रेरित करती हैं। भाई हमें दो तरह की शक्तियाँ ही प्रेरित करेंगी ना, या तो हमारे अंदर से आएगा मोटिवेशन, या फिर कहाँ से आएगा, बाहर से आएगा। तो जो आंतरिक होता है, जो हमारे अंदर से आता है, प्राकृतिक रूप से होता है, स्वाभाविक रूप से होता है, उसको आंतरिक प्रेरक बोलते हैं। जो बाहर से एक्सटर्नल रूप से आता है, मानव निर्मित होता है, उसको बाह्य प्रेरक बोलते हैं। ओके,
फ्रेंड्स चीज़ें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखी हुई हैं। अगर आप लोग वीडियो को सुनते सुनते अगर स्क्रीनशॉट लेकर के भी अपने नोट्स बनाएंगे या मैं जो बोल रही हूँ उनको लिखते हुए नोट्स बनाएंगे तो आपके एक बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे। और हाँ, यहाँ एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ कि जो भी लोग नोट्स के लिए बोल रहे हैं, काफ़ी मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पर पर्सनली, तो जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता देती हूँ कि जो 90 34 55 44 73 ये जो नंबर है 9034554443 इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करके नोट्स की जानकारी ले सकते हैं। और अभी तो मैं ये बोलूँगी कि अभी आप लोग मैसेज ना करें, क्योंकि अभी नोट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। जब नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो इसी तरह से जिस तरह से मैंने लिख रखा है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है चीज़ें, आपको बिल्कुल एग्जाम टाइम में इसी तरह के नोट्स हम रिवाइज कर पाते हैं, तो ये आपको पेड पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ओके, तो देखिए जो बाह्य तथा आंतरिक जो शक्तियाँ थी जिनके बारे में हम पढ़ रहे थे उनको आगे देखते हैं। शरीर से उत्पन्न जो आंतरिक प्रेरक होते हैं वो हमारे शरीर से उत्पन्न होते हैं। जैसे कि जो मैंने आपको पिछली जो क्लास दी थी उसके अंदर आंतरिक प्रेरक और बाह्य प्रेरक का एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो भूख हो गई, हमारे कोई इमोशन हो गए, रोना हंसना, नींद हो गई, काम आदि हो गए, ठीक है, जो काम इच्छा होती है। ओके, तो ये सब क्या होते हैं, प्राकृतिक रूप से आते हैं, आंतरिक प्रेरक होते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम किसी पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, किसी सजा से बचने के लिए, पुरस्कार पाने के लिए, मतलब हमें कोई लालसा होती है तब कोई काम करते हैं, तो वो जो प्रेरक होते हैं वो बाह्य प्रेरक का काम करते हैं। याद रखेंगे, जो भूख, संवेग, नींद, काम, इच्छा, ये सब क्या है, आंतरिक प्रेरक हैं, हमारे मन से, हमारे अंदर से, प्राकृतिक रूप से सभी के अंदर होते हैं। ओके, इनको सकारात्मक प्रेरक भी कहा जा सकता है। ओके, पॉजिटिव प्रेरक भी इनको बोल सकते हैं। और जो नेगेटिव प्रेरक हैं वो बाह्य प्रेरक को बोलते हैं। ये बाहर से निर्मित होते हैं, किसी पद प्रतिष्ठा के लालच से हमारा इनको करने का मन करता है, तो वो बाह्य प्रेरक होते हैं। अच्छे कौन से होते हैं आपसे पूछेगा तो कौन से होते हैं, आंतरिक। जब तक आप अपने मन से सोच करके करोगे ना तभी आप लोग बेस्ट कर सकते हो। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, आगे देखिए। अब्राहम मैस्लो के अनुसार प्रेरक, जो अब्राहम मैस्लो हैं उन्होंने 2 तरह के प्रेरक दिए हैं। कौन कौन से, जन्मजात और अर्जित। कौन कौन से, जन्मजात और अर्जित। फ्रेंड्स कहने का अभिप्राय वही है, जन्मजात में आपके कौन से आ गए, जो क्या थे, आंतरिक प्रेरक थे। भूख, संवेग, काम, नींद, ये सब क्या थे, आंतरिक प्रेरक थे, ये जन्मजात। अर्जित जो पद प्रतिष्ठा यानी नाम बदल दिया गया, जो बाह्य प्रेरक हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, अर्जित प्रेरक बोलते हैं। ओके, थॉमसन ने क्या नाम दिए हैं, स्वाभाविक और कृत्रिम। जो थॉमसन हुए हैं उन्होंने 2 प्रकार के प्रेरक, स्वाभाविक और कृत्रिम। स्वाभाविक खाना पीना सोना, वही, ठीक है। कृत्रिम जो सामाजिक व्यवहार से प्रभावित होते हैं वो कृत्रिम हो गए हमारे बाह्य प्रेरक। ओके, गैरेट जो हुए हैं, गैरेट के अनुसार जो प्रेरक होते हैं वो 3 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से, दैहिक प्रेरक। कौन से, दैहिक प्रेरक। दैहिक यानी जो हमारे शरीर से संबंधित होंगे, ठीक है, जैसे भय, क्रोध। ओके, मनोवैज्ञानिक जो हमारे मन की स्थिति से संबंधित होंगे, जैसे कि भैया अब यहाँ से बाहर भाग चलना चाहिए, पलायन कर जाना चाहिए, युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। ओके, सामाजिक प्रेरक जो प्रेम, दया, करुणा, सहयोग, ये जो हमारे समाज की मतलब डर से हमारे अंदर आते हैं उनको क्या कहते हैं, सामाजिक प्रेरक कहते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अभिप्रेरणा के चक्कर। जो अभिप्रेरणा का जो चक्र है उसके अंदर, यानी फ्रेंड्स मैं किसकी बात कर रही हूँ, मोटिवेशन साइकिल की। 3 हमारे चरण होते हैं। फर्स्ट होता है आवश्यकता, नीड। ओके, सेकंड होता है ड्राइव, चालक। ओके, और थर्ड होता है इंसेंटिव, प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट। ओके, तो 3 क्या बताए गए हैं, जो अभिप्रेरणा चक्र है, मोटिवेशन साइकिल है, उसके 3 चरण बताए गए हैं। कौन कौन से, याद रखेंगे आप लोग कौन कौन से चरण हैं। फर्स्ट हमारा आता है आवश्यकता यानी नीड। सेकंड हमारा आता है चालक, जिसको इंग्लिश में ड्राइव बोलेंगे। थर्ड हमारा आता है प्रोत्साहन, जिसको हम इंसेंटिव भी बोल सकते हैं। ओके, किसने दिए हैं ये भी याद रखेंगे। अभिप्रेरणा जो चक्र है वो जिसके जो 3 सोपान है, नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव, वो किसके द्वारा दिए गए हैं, हिलगार्ड महोदय के द्वारा दिए गए हैं। ओके, सबसे पहले हमें किसी चीज़ की क्या होती है, आवश्यकता, कोई कमी या अधिकता महसूस होना, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, चालक आता है। चालक के जो दूसरे नाम है वो क्या क्या है, प्रेरणोद, प्रेरक, कारक, तनाव, अंतर्नोद। ये सभी नाम किसके हैं, चालक के हैं। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इन
पांचों नामों में से कोई भी मिल जाए तो वो किसका काम कर रहा है? प्रेरक का काम कर रहा है, चालक का काम कर रहा है, ड्राइव का काम कर रहा है। ओके। थर्ड जो चरण है हमारा प्रोत्साहन, वो चालक को समाप्त करने के लिए कोई वस्तु या क्रिया करना। देखो आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाने की कोशिश करती हूँ। मैंने एग्जाम्पल भी आप लोगों के लिए लिखा है। सबसे पहले भाई हमें किस चीज़ की क्या होगी? आवश्यकता होगी। जो हमारा अभिप्रेरणा चक्कर है वो किस तरह से काम करता है। मान लो मुझे क्या लगी? प्यास लगी, ठीक है, मुझे पानी की शरीर के अंदर कमी महसूस होने लगी। तो आवश्यकता महसूस होने पर मुझे क्या होगी? एंजाइटी होगी, तनाव घेर लेगा। तो इसको क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। सबसे पहले शरीर के अंदर पानी की कमी महसूस हुई, फिर मुझे प्यास लगनी महसूस होगी, और फिर उस चालक को समाप्त करने के लिए, ये जो चालक आया था इसको समाप्त करने के लिए कोई कार्य कर लेते हैं। मैंने उठ करके क्या पी लिया? पानी पी लिया। तो वो हमारा क्या हो गया? इंसेंटिव हो गया। ओके, समझ में आया? जो हिलगार्ड मोदे ने 3 चरण बताए हैं अभिप्रेरणा के, वो आपको समझ में आए। फर्स्ट, हमें किसी चीज़ की नीड महसूस होती है। मान लो मुझे अब क्या लगने लग गई? भूख लगने लग गई, ठीक है, मेरे शरीर में एनर्जी की कमी महसूस हो रही है मुझे। तो मुझे फिर क्या आएगा? ड्राइव। भाई मुझे भूख लग गई, मेरा पेट है वो गुड़गुड़ करने लग गया। ओके, फिर मैं क्या करूँगी? खाना खा लूँगी। मैंने अपने आप को क्या दे दिया? इंसेंटिव दे दिया। ओके, तो अभिप्रेरणा का चक्कर है वो इन तीनों पे काम करता है, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव। ओके, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अभिप्रेरणा की सिद्धांत की, जहाँ से हमसे इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेंड्स, जो भी एचटेट के एग्ज़ाम होते हैं तो ये जो मोटिवेशन वाला चैप्टर है यहाँ से ज़रूर एक आधा क्वेश्चन ज़रूर आता है, हर बार आता है। टीजीटी लेवल, पीआरटी लेवल, पीजीटी लेवल। और फ्रेंड्स, जो मैं आपको ये क्लासेस प्रोवाइड कर रही हूँ, पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट नहीं, आप इनको मोस्ट इम्पोर्टेंट बोलिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। आप जब प्रीवियस ईयर का निचोड़ करोगे ना, तो आप लोग देखोगे कि आप बहुत सारे जो कंसेप्ट हैं आपके क्लियर हो गए हैं। ठीक है, तो कोई भी टेंशन मत लीजिए, ये मत बोलिए कि भाई जो हमारा कॉमन पोर्शन है उसमें आप पीआरटी की तैयारी करवाओ, पीजीटी की करवाओ, टीजीटी की करवाओ, सभी की चल रही है और मैक्सिमम से मैक्सिमम हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी इसमें हम सीडीपी हो गया, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, ये तो मैं आपको 100% करवाने वाली हूँ। साथ में हरियाणा जीके के जो भी प्रीवियस ईयर हुए हैं वो सब मैं आपको करवा दूंगी। किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन सा टॉपिक आपको कहाँ से पढ़ना है, वो भी करवा दूंगी। साथ में रीजनिंग के क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को 100% सोल्व करवाऊंगी। अब बच गया मैथ, तो मैथ का देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। वैसे मेरा मैथ इतना कमज़ोर नहीं है, ठीक है। कभी आप लोग सोच रहे हो भाई मेरा मैथ कमज़ोर है इसलिए मैं आपको मना कर रही हूँ, मैथ का सोचेंगे, मैथ का मैंने अभी सोचा नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जो अभिप्रेरणा के जो सिद्धांत हैं उसके अंदर जो फर्स्ट सिद्धांत आ जाता है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। आपको याद रखना है स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। ओके, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी है मोटिवेशन की, उसको देने का श्रेय किसको जाता है? स्किनर को जाता है। स्टिमुलस रेस्पॉन्स की बातें कौन करता है? स्किनर करते हैं। ठीक है, जो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है ये अभिप्रेरणा के सिद्धांत पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी अभिप्रेरणा किसी उद्दीपक के द्वारा आने वाले प्रभाव जो कि उद्दीपन कहलाता है के कारण प्राणी में होने वाली अनुक्रिया है। जो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है स्किनर साहब ने दिया है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि जो अभिप्रेरणा जो होती है, मोटिवेशन जो होता है, सबसे पहले क्या आता है? उद्दीपक आता है, और उस उद्दीपक के कारण हमारे अंदर क्या आता है? उद्दीपन आता है। तो उसी से होने वाली अनुक्रिया को क्या कहा गया है? अभिप्रेरणा कहा गया है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है चालक का सिद्धांत। जो ड्राइव थ्योरी है वो क्या कहती है? वो किसने दी है? आपको ये याद रखना है, किसने दी है? हल ने दिया है, क्लार्क लियोनार्ड हल। हल ने कौन सा सिद्धांत दिया है? चालक का सिद्धांत। ओके, अगर आपसे पूछा जाता है, इनका सिर्फ आप लोग नाम भी याद रख लेंगे ना, काफ़ी हो जाएगा। जो प्रोत्साहन का सिद्धांत है वो किसने दिया है? बोल्स एवं कॉफमैन ने दिया है। तो भाई जो प्रोत्साहन का सिद्धांत था उसको देने वाले प्रतिपादक कौन थे? बोल्स एवं कॉफमैन थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भाई कोई भी जब हमें इंसेंटिव मिलेगा तो हम उस काम को करने के लिए ज़्यादा क्या होंगे? प्रेरित होंगे। जब हमें प्रोत्साहन मिलेगा तो हम उस काम को करने के लिए क्या होंगे? प्रेरित होंगे, जरूर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मनोविश्लेषण का सिद्धांत। मनोविश्लेषण नाम आते ही आप लोग समझ जाते हैं। मनोविश्लेषण का सिद्धांत है वो किसने दिया है? सिगमंड फ्रॉयड ने दिया है। सिगमंड फ्रॉयड ने 2 तरह की प्रवृत्तियां बताई हैं। कौन कौन सी? ईरेज और थैनेटोस। आपको याद रखना है, ईरोज और थैनेटोस। ईरोज है उसको जीजी विषा भी कहा जाता है, और थैनेटोस को मृत्यु विषा कुछ ऐसा भी कहा जाता है। ये जन्म से संबंधित हैं। इनको निर्माणात्मक प्रवृत्तियां भी कहा जाता है। थैनेटोस को मृत्यु से संबंधित है, इनको विध्वंसात्मक प्रवृत्तियां भी कहा जाता है। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है
उपलब्धि अभिप्रेरण सिद्धांत, कंसेप्ट ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन। जो कंसेप्ट ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन है वो दिया गया है डेविड सी मैकली एंड तथा एटकिंसन के द्वारा वो दिया गया है। इसके अंदर क्या होता है, अवसरों की उपलब्धता कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जब अवसरों की उपलब्धता होगी, अवसर होंगे, तभी तो हम कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे, ऐसा कि उन्होंने कहा है डेविड सी मैकली एंड एटकिंसन ने। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, जो कि हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, जहाँ से आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत जो हमारा किसने दिया है, अब्राहम मैस्लो ने दिया है। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, अब्राहम मैस्लो ने दी है। इसके अंदर कुछ स्टेजेस बताई गई हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले दैहिक आवश्यकता, फिर सुरक्षा आवश्यकता, फिर स्नेह आवश्यकता, फिर सम्मान आवश्यकता, और फिर सबसे जो उच्चतर आवश्यकता है वो हमारी क्या है, आत्म सिद्धि। सबसे पहले जो प्राथमिक के अंतर्गत आता, जो हमारा आवश्यकता पदानुक्रम का जो सिद्धांत था अब्राहम मैस्लो ने दिया था, उन्होंने 5 स्टेजेस बताई हैं, 5 आवश्यकताएं बताई हैं, दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता। तो आप याद कैसे रखेंगे, ऐसे ऊपर बढ़ते हुए चलना है, दैहिक और सुरक्षा। सबसे पहले दैहिक यानी अपनी देह की, अपने शरीर की सबसे पहले आवश्यकता होगी, उसके बाद शरीर की क्या होगी, सुरक्षा, उसके बाद भाई क्या चाहिए, स्नेह भी चाहिए, उसके बाद सम्मान भी चाहिए, और फिर उसके बाद क्या हो जाती है, आत्मसिद्धि की प्राप्ति। तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। जो दैहिक और सुरक्षा आवश्यकता है उनको प्राथमिक आवश्यकताएं कहा गया है, स्नेह और सम्मान को द्वितीयक या माध्यमिक कहा गया है, जबकि जो उच्चतर आवश्यकता है वो आत्म सिद्धि को कहा गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, तो फ्रेंड जो हमारा अभिप्रेरणा वाला जो टॉपिक था वो हमारा यहाँ पे एंड होता है। और अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर के चलती हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है। इनमें से व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि कौन सी नहीं है। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को जो पिछली वीडियो दी थी उसके अंदर मैंने आपको व्यक्तित्व आकलन की सभी विधियां बताई थी, तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे आपको दोबारा बतानी चाहिए। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, समाजमिति विधि। जो इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, समाजमिति विधि। ओके, साथ ही जो व्यक्तित्व टॉपिक है उसके मैं नोट्स अच्छे से रेडी कर रही हूँ। आपको व्यक्तित्व वाला टॉपिक ऐसे करवा दूंगी कि आप फिर कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, क्योंकि हर बार एस्टेट के एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो जरूर मिल जाते हैं व्यक्तित्व वाले टॉपिक से। व्यक्तित्व वाला टॉपिक हो गया, बुद्धि वाला टॉपिक हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है। देखिए, अभी मैंने आपको अभिप्रेरणा वाला चैप्टर पढ़ाया था ना, मोटिवेशन वाला, वहीं से क्वेश्चन है ये कि कौन सा बाह्य अभिप्रेरक नहीं है। बाह्य अभिप्रेरक पूछा गया है, तो देखिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। ट्रॉफी के लिए खेल प्रतिस्पर्धा करना, कॉम्पिटिंग इन स्पोर्ट फॉर ट्रॉफी, ट्रॉफी के लिए पढ़ना, ट्रॉफी के लिए खेलना, तो ये क्या हो गया, बाह्य अभिप्रेरक है। वेतन के लिए नौकरी करना, डूइंग जॉब फॉर सैलरी, ये भी क्या है, एक हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिव है, वेतन के लिए नौकरी करना। थर्ड हो गया डूइंग सोशल सर्विस फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आत्म संतुष्टि हेतु समाज सेवा करना। नेक्स्ट है बाई 1 गेट 1 फ्री, एक खरीदने पर दूसरा मुफ्त मिलना। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, डूइंग सोशल सर्विस फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। भाई आत्म संतुष्टि के लिए समाज सेवा करना, ये क्या है, एक इंट्रिंसिक फैक्टर है, ना कि ये एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। तो जो हमारा सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विद्यार्थियों के मापन हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। तो जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, उसका जो परीक्षण, जो विधियां होती हैं, उसके जो टेस्ट होते हैं, उसके अंदर प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मैंने आपको बताया था। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट है जो किसके द्वारा दिया गया था, मुरे मार्गन के द्वारा शायद दिया गया था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समायोजन के संदर्भ में सही नहीं है। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को ना बिल्कुल पढ़ करके सोल्व कीजिएगा। बाकी कई तो आप ना जब ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे तब भी आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। थोड़ा सा वैसे आपका जो वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना वो चेक होता है। काफ़ी क्वेश्चन तो इतने ईजी होते हैं। तो समायोजन के संदर्भ में सही नहीं पूछा गया है हमसे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सही नहीं पूछा गया है। ओके, समायोजन क्या करता है भाई, जो एडजस्टमेंट होता है वो असंतुलन उत्पन्न करता है, इम्बैलेंस उत्पन्न करता है। तो बिल्कुल क्या हो गया, ये क्या हो गया, पहला ही ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया, ठीक है।
यह परिस्थितियों की मांगों के अनुरूप जीवन के तरीकों को बदलने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल सही है भाई, जैसी परिस्थितियां हैं उसी हिसाब से ढाल लेते हैं एडजस्टमेंट के अंदर। इट गिव्स एबिलिटी टू ब्रिंग डिजायरेबल चेंज, जिस तरह से डिजायरेबल चेंज वातावरण के अनुसार होनी चाहिए उस तरीके से ढल जाना, बिल्कुल सही है। इन द अब्सेंस ऑफ एडजस्टमेंट वन इज सराउंडेड बाई टेंशन एंड एंजाइटी, भाई जहाँ पे क्या होगा, एडजस्टमेंट का अभाव होगा, समायोजन का अभाव होगा, व्यक्ति एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा तो वहाँ पे क्या होगी, टेंशन होगी, एंजाइटी होगी, चिंताओं से घिरा हुआ रहेगा मनुष्य। तो इसका हमें बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं थी, ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा क्या था, करेक्ट था, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर सही नहीं पूछा गया था। ओके, तो एडजस्टमेंट है वो संतुलन बनाता है, ना कि असंतुलन पैदा करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस विकासात्मक अवस्था में पलटाव की क्षमता विकसित होती है? किसकी बात की गई है, पलटावी क्षमता कहाँ पे विकसित होती है, ये पूछा गया है। एबिलिटी ऑफ रिवर्सिबिलिटी, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब फ्रेंड्स, मैं आपको अभी बता रही थी ना कि मैं आप लोगों को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। तो देखिए, जो जीन प्याजे के मेरे नोट्स हैं, अगर वो आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे या आप खुद से भी नोट्स बना रहे हो, अगर आप लोग उनको अच्छे से पढ़ते हो तो आपके जो क्वेश्चन सोल्व हैं वो किस तरह से आसानी से हो जाएंगे। देखिए, बात करते हैं जीन प्याजे की। जीन प्याजे ने क्या दिया था फ्रेंड्स, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। उसके अंदर जो पहली स्टेज बताई गई थी वो क्या बताई गई थी, संवेदी पेशीगामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, जो सेंसरी मोटर स्टेज थी उसकी अवधि जन्म से 2 वर्ष थी। संवेदनाओं के आधार पर कार्य करना सीखता है। उसके अंदर क्या आ जाती है, अनुकरण की अवस्था। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि अनुकरण की अवस्था कब देखने को मिलती है, कौन सी स्टेज में देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे, तो हमारा आंसर क्या हो जाता, सेंसरी मोटर स्टेज। ओके, इस अवस्था में बालक में भाषा का विकास होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, बालक में भाषा का विकास कौन सी अवस्था में होना शुरू हो जाता है, सेंसरी मोटर स्टेज अवस्था में। ओके, और 2 वर्ष का बालक बोलने लग जाता है। वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। वस्तु स्थायित्व ये भी कब होता है बच्चे में, जो फर्स्ट स्टेज होती है सेंसरी मोटर स्टेज होती है, संवेदी पेशीगामक अवस्था होती है, उसके अंदर बच्चे में क्या होता है, वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस से आप लोग क्या समझते हो कि भाई जो बच्चा जिस चीज़ को वहाँ पे देख लेता है ना, उसकी छवि वहीं पे बना लेता है कि भाई वो चीज़ वहाँ पे थी तो वहीं पे होगी। ठीक है, जैसे कि निश्चित रूप से किसी देखी गई वस्तु या आवाज़ का स्थायीकरण बालक के मस्तिष्क में हो जाता है। वही जो फ़ोन है, अगर वो टेबल के ऊपर रखा हुआ बच्चा उसको 2-4 बार देख लेता है तो उसके दिमाग में वही इमेज बन जाती है। उसको फ़ोन का ध्यान देते ही किस पे ध्यान जाएगा, उसका मेज के ऊपर ध्यान जाएगा। ओके, तो ये जो स्टेज होती है सेंसरी मोटर स्टेज, इसके अंदर क्या क्या होता है, अनुकरण की अवस्था, साथ में इसमें भाषा का विकास, साथ में इसमें वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ओके, नेक्स्ट स्टेज हमारी आ जाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ओके, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर कौन सी अवस्था, 2 से 7 वर्ष का जब बच्चा होता है तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था उसको बोलते हैं। 2 वर्ष की आयु में बालक परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है। जब 2 वर्ष का बालक हो जाता है तो परिवार का एक एक्टिव मेंबर बन जाता है। और इस वाली अवस्था में जीववाद या सजीववाद उत्पन्न होता है बच्चे के अंदर, जीववाद और सजीववाद उत्पन्न होता है। यानी बालक किसी भी वस्तु को केवल सजीव मानकर ही व्यवहार करता है। बालक जब अपनी गुड़िया से खेल भी रहा होता है तो वो उसको क्या मानता है, सजीव मानता है। जब 2 से 7 वर्ष में जब बच्चे होते हैं तो वो अपनी हर चीज़ को क्या मानते हैं, सजीव मानते हैं। वो सोचते हैं कि जिस तरह से हमें भूख लग रही है इनको भी भूख लगती है, जिस तरह से हमें दर्द होता है चोट लगने पर तो इनको भी दर्द होता है। तो ये सब कौन सी अवस्थाएं होती हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर बच्चे के अंदर जीववाद और सजीववाद की अवस्थाएं उत्पन्न होने लगती हैं। जो हमारा ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है, पूर्व प्रत्यात्मक काल और अंत्य प्रज्ञा काल। पूर्व प्रत्यात्मक काल 2 से 4 वर्ष का है और अंत्य प्रज्ञा काल 4 से 7 वर्ष के अंदर होता है। जो प्रबल जिज्ञासु काल किसको कहा गया है, पूर्व प्रत्यात्मक काल को। जो पूर्व प्रत्यात्मक काल है जब बच्चा 2 से 4 वर्ष का होता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है। ओके, और जब 4 से 7 वर्ष का होने लगता है तो वो क्या करने लगता है, अनुसरण करने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक यहाँ पे एक बात और भी आती है कि पूर्व संक्रिया। पूर्व संक्रिया क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि एक ही नियम सब जगह पे लागू होता है। जैसे कि वो सोच लें कि भाई राधा की माँ के बाल लंबे हैं तो सभी की माँओं के बाल क्या होते हैं, लंबे होते हैं। उनके दिमाग में एक छवि बन जाती है कि माँ के बाल क्या होंगे, लंबे ही होंगे, क्योंकि राधा की माँ के बाल कैसे हैं, लंबे हैं। ओके,
तो ये भी किसमें होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पलटावी चिंतन अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर पलटावी चिंतन अवस्था हो जाती है, पलट करके सवाल पूछने लगते हैं, पलट करके चिंतन करने लगते हैं। ओके, गणना से संबंधित प्रारंभिक व्यवहार, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वो कब होती है, 7 से 11 वर्ष के अंदर आने लगती है। इसके अंदर बच्चा क्या करता है, पलटावी चिंतन करता है, गणना से संबंधित व्यवहार सीखने लगता है। मूर्त वस्तुओं की, जो मूर्त क्या होती हैं, जिनको वो टच कर पा रहा है, जो उसके आसपास है, ठीक है, उनके बारे में चिंतन करना शुरू कर देता है। इसको वैचारिक काल अवस्था भी कहा गया है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है भाई, 11 से 15-16 साल के बीच की जो अवस्था होती है उसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा गया है। इसको पूर्ण परिपक्वता की अवस्था भी कहा गया है, क्योंकि बच्चा किशोरावस्था के अंदर प्रवेश करने लगता है, तो परिपक्व होने से पहले की अवस्था भी इसको कहा गया है। अब बच्चा क्या करता है कि जो सिर्फ चीजें उसको दिखाई दे रही है, ऐसा विचार तो वो मूर्त संक्रियात्मक में करता था, लेकिन अब उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग विकसित होने लगती है। जो चीज़ें उसको दिखाई नहीं भी देती उनके बारे में भी चिंतन करना शुरू कर देता है। बालक की बुद्धि का अधिकतम विकास 15 से 16 वर्ष की आयु तक हो जाता है, और तार्किकता का उच्चतम स्तर, तर्क वितर्क बहुत ज़्यादा करते हैं इस अवस्था में बच्चे। तो जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग तार्किकता का, यानी तर्क वितर्क करने का, लॉजिकल रीजनिंग का जो उच्चतम स्तर है, जो हाईएस्ट लेवल है, वो कौन सी स्टेज में होता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर होता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो एज है, बच्चा 11 से 15-16 साल के बीच का जब होता है, तो वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत होता है। ओके, समझ में आया, जीन पियाजे की सारी स्टेज आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, और लगता है कि दूसरे दोस्तों की भी हेल्प हो सकती है तो दूसरे लोगों के साथ भी आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। एरिक्सन के मनोसामाजिक विशेषताएं, ये एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं दी गई है, और ये उन अवस्थाओं का क्रम दिया गया है। ठीक है, एरिक्सन स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, और ये उनका सीरियल नंबर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो फर्स्ट ऑप्शन है, क्या कह रहा है, पहल बनाम अपराध, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये कौन सी होती है, स्टेज 3, हमें सही नहीं बतानी है। ठीक है, पहचान बनाम भूमिका, 5वीं अवस्था, आइडेंटिटी वर्सेस रोल, स्टेज 5 होती है, कंफ्यूजन। नेक्स्ट थर्ड जो है, स्वायत्ता बनाम लज्जा एवं शंका, पहली अवस्था, ऑटोनोमी वर्सेस सेम एंड डाउट, स्टेज 1 होती है। तो यही ऑप्शन हमारा क्या है, इसमें से सही हो जाएगा, क्योंकि यही एरिक्सन का सही मिलान नहीं है। तो एरिक्सन का जो सही मिलान है वो क्या हो सकता है, एरिक्सन की थ्योरी को देखते हैं। जो एरिक्सन हुए थे, उन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था, उसके अंदर उन्होंने 8 स्टेजेस बताई थी। कितनी स्टेजेस बताई थी, 8 स्टेजेस बताई थी। उनके बारे में देखते हैं कि वो 8 स्टेजेस कौन कौन सी थी। ओके, कुछ और भी पॉइंट है, याद रख लीजिए। जो मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है वो एरिक्सन ने दिया है। ठीक है, एरिक्सन ने 1963 में एक बुक लिखी थी, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, ये भी आप लोग याद रख लीजिए। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी बुक के लेखक कौन है, हमारे एरिक्सन है। एरिक्सन एक तो फ्रेंड्स फ्रायडवाद थे, आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, और एक नव फ्रायडवाद थे। तो जो नव फ्रायडवाद थे उसके जनक किसको कहा जाता है, एरिक्सन को कहा जाता है नव फ्रायडवाद के जनक। ओके, उन्होंने 8 स्टेजेस बताई हैं। वो 8 स्टेजेस जीवन पर्यंत की बताई हैं उन्होंने, कि जब बच्चा जन्म लेता है और जब उसकी मृत्यु होती है तब तक के उन्होंने 8 स्टेजेस में उसको डिवाइड किया है एक बच्चे को। इन पर फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत का विशेष प्रभाव पड़ा, परंतु उन्होंने विशेष रूप से सामाजिक ऐतिहासिक व्यवहार के आधार पर अपना सिद्धांत दिया। ये फ्रायडवाद में जो मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत था, जो कि सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया था, याद रखेंगे। मनोविश्लेषण सिद्धांत पूछे तो सिगमंड फ्रायड ने दिया है, जबकि मनोसामाजिक विकास सिद्धांत पूछे तो वो किसने दिया है, एरिक्सन ने दिया है। ओके, जो फर्स्ट स्टेज है वो एरिक्सन के द्वारा दी गई है, विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट या फिर अनट्रस्ट। ओके, इसके अंदर क्या होता है
कि ये जो अवस्था, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जन्म से जो 1.5 वर्ष की जो अवस्था है उसको वो कौन सी है, विश्वास बनाम अविश्वास की, ठीक है। और जहाँ से वहाँ एक जो मतलब मनोसामाजिक जो सिद्धांत जो अवस्था है जो उत्पन्न होगी वो कौन सी होगी, आशा। ओके, क्या होता है कि इस स्टेज के अंदर जब जन्म से 1.5 वर्ष का जब बच्चा होता है तो बच्चे को माँ बाप की केयर, प्यार, अफेक्शन मिलता है बच्चों को। तो वहीं से अगर उनको माँ बाप का जो केयर मिलता है तो बच्चों में क्या डेवलप होने लगता है, ट्रस्ट डेवलप होने लगता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनमें क्या हो जाता है, अविश्वास की भावना आने लगती है। अगर ट्रस्ट की भावना आने लगती है तो वो आगे क्या करते हैं, आशा रखते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है सेकेंड स्टेज, आत्मनिर्भरता, जो ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। बच्चे के अंदर आत्मनिर्भरता या फिर शंका और लज्जा, जब उनके अंदर क्या हो जाता है, विश्वास आने लगता है। यानी जो 1.5 से 3 वर्ष के जब बच्चे होते हैं तो उन्होंने विश्वास करना सीख लिया है, तो वो क्या करते हैं, अपने आप ही आत्मनिर्भर होने की कोशिश करते हैं, भाई मैं इस काम को खुद कर लूँगा। और वहाँ पे उनके माँ बाप जब उनको टोकते हैं तो उनमें क्या आ जाती है, शंका और लज्जा आने लगती है, ठीक है। अगर वो निर्भर होने लगते हैं, अपने काम को स्वयं करने लगते हैं तो उनमें क्या डेवलप होने लगती है, इच्छा शक्ति। ओके, विल पावर डेवलप होने लगती है। नेक्स्ट आ जाता है पहल करना वर्सेस अपराध बोध। एक बार मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ, फिर डिटेल में बताती हूँ, ठीक है। जो थर्ड स्टेज है वो हमारी आ जाती है पहल करना, इनिशिएटिव, या फिर उसके वर्सेस क्या होता है, गिल्ट, उनको अपराध बोध महसूस होता है। जब 3 साल से 5 वर्ष के बच्चे होते हैं तब उनके अंदर ये स्टेज देखी जाती है और यहाँ से उनके अंदर कोई पर्पज आने लगता है, उद्देश्य वो कोई डेवलप करने लगते हैं। नेक्स्ट फोर्थ स्टेज आती है उद्यमिता, इंडस्ट्री वर्सेस हीन भावना, इन्फीरियोरिटी, ठीक है। इसके अंदर 5 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों को रखा गया है। ये जो मैं आपको अवस्थाएं बता रही हूँ इनके अंदर थोड़ा बहुत चेंजमेंट हो सकता है, ठीक है, उम्र के अंदर। किसी बुक में कुछ मिलेगा, किसी बुक में कुछ, लेकिन आपको जो ये बताया जा रहा है ये बिल्कुल मैं ऑथेंटिक बताने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, और यहाँ से बच्चों में कॉम्पिटेंस की भावना जागृत होने लगती है। नेक्स्ट एकात्मकता, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। नेक्स्ट जो स्टेज है घनिष्ठता वर्सेस एकाकीकरण, एकाकीपन 18 से 35 वर्ष में। सृजनात्मकता, जनरेटिविटी यानी क्रिएटिविटी, या फिर ठहराव, स्टैग्नेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेज है 36 से 65 वर्ष तक ऐसा होता है। और संपूर्णता वर्सेस हताशा, ये ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर, जो वृद्धावस्था होती है 65 वर्ष से अधिक के बाद की अवस्था होती है उसमें ऐसा होता है। तो ये आपको जैसे स्टेजेस बताई गई हैं वैसे ही आपको याद रखनी है। ओके, तो देखिए इनको डिटेल में आपको करवाने की कोशिश करती हूँ। जो विश्वास बनाम अविश्वास है, जो हमने आपको बताया कि भाई 1.5 से 3 साल जन्म से 1.5 वर्ष का जो बच्चा होता है, एरिक्सन के सिद्धांत में ये पहली अवस्था है। ध्यान रखेंगे, विश्वास बनाम अविश्वास कौन सी अवस्था है, पहली अवस्था, जिसकी अवधि जन्म से 1 साल, जन्म कहीं पर आपको जन्म से 1 साल मिलेगी और बल्कि जो ऑथेंटिक है वहाँ पे आपको जन्म से 1.5 साल मिलेगी। ओके, जिन बच्चों को अपने माता पिता तथा अन्य देखरेख करने वाले व्यक्तियों से उचित स्नेह, प्यार आदि मिलता है उनमें विश्वास का भाव विकसित होता है। उनमें कैसा भाव विकसित होगा, विश्वास का। और जिनको ऐसा नहीं मिलता है उनमें अविश्वास आ जाता है, जिससे उसे दूसरों के बारे में शक तथा दूसरों से अनावश्यक डर उत्पन्न होने लगता है। शिशु में स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी ज़िंदगी में अविश्वास के अनुपात में विश्वास की मात्रा कितनी अधिक है। वो जितना विश्वास करना सीखेगा उसका डेवलपमेंट उसी आधार पर ज़्यादा होगा। विश्वास तथा अविश्वास दोनों की स्थिति मौजूद रहने पर शिशु में संकट उत्पन्न होता है और जब वह इस संकट का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है तो उसमें एक मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है और उस शक्ति को क्या कहा गया है, आशा कहा गया है। ये भी आपको याद रखना है। ओके, आशा की उत्पत्ति से आगे चलकर जब यह शिशु वयस्क हो जाता है तो वह अपने सांस्कृतिक मूल्य तथा धर्म आदि में काफ़ी आस्था दिखलाता है। नेक्स्ट जो स्टेज है एरिक्सन के अकॉर्डिंग वो है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, स्वायत्ता बनाम लज्जा तथा शक। एरिक्सन की यह दूसरी अवस्था है जो 1.5 से 3 साल की होती है। जब बच्चों को अपने माता पिता या देखरेख करने वालों में विश्वास उत्पन्न हो जाता है तो फिर उनमें यह भाव उत्पन्न होने लगता है कि उनके व्यवहार बिल्कुल अपने हैं और अपने व्यवहारों को करने में वो स्वायत्ता या स्वतंत्रता को महत्व देने लगते हैं। वे अपने आप से खाना खाना, कपड़े पहनना, टॉयलेट वगैरह जाना खुद चाहते हैं कि भाई वो खुद करें जब 1.5 से 3 साल के बच्चे होते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो उनको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कुछ पेरेंट्स कैसे होते हैं, सख्त होते हैं, वो उनको ऐसा करने के लिए क्या करते हैं भाई, मना करते हैं। तो इससे बच्चे के अंदर लज्जा
अनुभव होने लगती है उनको। और जब वो इनका समाधान सफलतापूर्वक कर लेता है तो उनमें एक इच्छा शक्ति विकसित हो जाती है। जो मनोसामाजिक शक्ति उनके अंदर विकसित होती है उसको विल पावर कहा गया है, इच्छा शक्ति कहा गया है। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड स्टेज आ जाती है पहल बनाम दोष, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ओके, तो आपको ये भी याद रखना है कि ये कौन सी अवस्था है। तो ये एरिक्सन के सिद्धांत की तीसरी अवस्था है जो 3 साल से 5 साल के आसपास बताई गई है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे की जो बाल्यावस्था होती है उसकी शुरुआत होने लग रही होती है। बच्चों में स्वायत्तता का भाव विकसित हो जाता है, तो वे अपने इर्द गिर्द के वातावरण में अन्वेषण एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि छोटे छोटे मतलब जो बिल्कुल वेस्टेज प्रोडक्ट होते हैं ना, उनसे भी कुछ ना कुछ बनाने की वो लोग कोशिश करने लगते हैं तथा नई नई उत्सुकता दिखलाना प्रारंभ कर देते हैं। इस अवस्था में बच्चे अनेक संज्ञानात्मक उछाल दिखलाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम क्या देख रहे थे कि बच्चे के अंदर क्या आने लगती है, जो इनिशिएटिव है वो इनिशिएटिव लेना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो जो वो इनिशिएटिव लेता है तो उसको कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो उसको डांट डपट कर देते हैं और कुछ पेरेंट्स उसको एनकरेज करते हैं। तो जब उसको एनकरेज किया जाता है तो उसके अंदर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होने लगता है। उसका कोई ना कोई वो मतलब उसके अंदर पर्पज की जो भावना है वो विकसित होने लगती है। नेक्स्ट जाती है परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इनफीरियरिटी। मनोसामाजिक अवस्था की यह चौथी अवस्था होती है जिसकी अवधि 6 से 12 साल की होती है। इस अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था भी कहा जाता है। जब बच्चों में पहले से तरह तरह की नई अनुभूतियाँ प्राप्त हो जाती हैं तो वे अपनी ऊर्जा को ज्ञान अर्जित करने तथा बौद्धिक कौशल को सीखने में लगाना प्रारंभ कर देते हैं। वे अपनी प्राप्त सफलता एवं उसकी पहचान से काफ़ी प्रोत्साहित भी होते हैं। इस पहलू को परिश्रम की संज्ञा दी जाती है। चूंकि बच्चे इस अवस्था में स्कूल में ही अधिकतर समय तथा ऊर्जा लगाते हैं, इसलिए शिक्षक तथा साथी संगी का प्रभाव यहाँ महत्वपूर्ण होता है। अगर छात्र के सामने चुनौतियाँ आती हैं तो काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं और उन्हें असफलता हाथ लगती है। इससे बच्चों में क्या आ जाती है, हीन भावना आने लगती है। उसी तरह से छात्र को तुच्छ कार्य करने पर सफलता हासिल हुई होती है तो परिश्रम का भाव विकसित नहीं हो पाता। वाइलांट ने विकास के क्षेत्र पर एक मिनट रुकिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। परिश्रम मात्र अकेला ही बच्चों में बाद में होने वाले व्यक्तिगत समायोजन आर्थिक सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सचमुच यह परिमाण बहुत उत्साहवर्धक है क्योंकि यह इशारा करता है कि अगर शिक्षक छात्रों को चुनौतियों से निपटने में मदद करते हैं तो ऐसे छात्र अपनी ज़िंदगी में आने वाले बहुत सारी बाधाओं से आसानी से निपट जाते हैं। ओके, समझे आप कि भाई जब छात्र की किसके आसपास रह रहे होते हैं, जो इस समय में जो बच्चे होते हैं वो छात्रों के या सखे जो उनके सखे साथी होते हैं उनके साथ ही रह रहे होते हैं। जब वो 6 से 12 साल के बीच में होते हैं तो जब छात्र उनको प्रोत्साहित करते हैं तो उनमें आगे बढ़ने की जो भावना है उनके अंदर जो परिश्रम करने की जो उनकी लगन है वो उनमें विकसित होने लगती है। और वो जब इससे निपट लेते हैं तो यहाँ पे एक मनोसामाजिक गुण उनमें उत्पन्न होने लगता है, सामर्थ्य जिसको कहा गया है, कॉम्पिटेंसी जिसको कहा गया है। ओके, नेक्स्ट आता है पहचान बनाम संभ्रांति, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, कि उनको अपनी पहचान से रिलेटेड जो संकट है वो आने लगता है। ये सिद्धांत की 5वीं अवस्था बताई गई है। ये किशोरावस्था वाली अवस्था है। किशोरों में ये जानने की प्राथमिकता होती है कि वे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो कहाँ जाएगी, वो क्या अपनी पहचान बना पाएंगे, वो किस पाथ पर जाएंगे। ठीक है, तो ये सब जो कन्फ्यूजन है वो किशोरावस्था में आने लगते हैं। तो यहाँ पे जो उनके अंदर जो एक विशेष जो मनोसामाजिक जो गुण उनके अंदर उत्पन्न होगा, या तो वो अपने आप को क्या कर लेंगे भैया, तो वो अपने आप को पहचान पाएंगे। अगर पहचान नहीं पाएंगे वो अपने आप के अंदर, तो वो क्या कर पाएंगे, वो अपने आप में ही क्या हो जाएंगे, संभ्रांति, उनमें मतलब कन्फ्यूज होकर के रह जाएंगे। और जब यहाँ से वो निकलते हैं तो उनमें एक मनोसामाजिक गुण उत्पन्न होता है जिसको क्या कहा गया है, कर्तव्य परायणता कहा गया है। ओके, नेक्स्ट आती है 6 स्टेज, घनिष्ठता बनाम अलगाव, इंटीमेसी, आइसोलेशन। ठीक है, ये उनकी मतलब वैशाख अवस्था वाली जो अवस्था है उसके अंतर आ जाती है। ठीक है, जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी ना तब बता दूंगी इनके बारे में, बहुत लंबी क्लास हो गई है। जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन, इसमें जब 40 से 50 साल का होता है 7वीं अवस्था है। आप अब इसमें सिर्फ नाम याद रख लीजिए। ठीक है, उनके अंदर जो मनोसामाजिक जो गुण उत्पन्न होता है वो एरिक्सन ने देखभाल की संज्ञा दी है, उसको क्या कहा गया है, देखभाल कहा गया है। संपूर्णता बनाम निराशा, इंटीग्रेटेड वर्सेस डेस्पेयर जो है, उसके बाद जो उसके अंदर जो एक मनोसामाजिक जो आशा उत्पन्न होती है उसको क्या कहा गया है, व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल सेंसेस ऑफ विजडम व्यक्ति में उत्पन्न होता है। और ये लास्ट स्टेज है। ओके, तो ये हमारा मनोसामाजिक सिद्धांत था जिसका मैंने आपको ओवरव्यू देने की कोशिश की है और उम्मीद करती हूँ आपको थोड़ा समझ में भी आया होगा, कुछ तो आपको समझ में आ ही गया होगा।
तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्किनर के कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। जो स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है उससे रिलेटेड कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड्स इसकी ना ग्रेस दी गई है, इसको डिटेल में मैं आपको फिर बताऊंगी। इस क्वेश्चन की क्या दी गई है? ग्रेस दी गई है। ओके, अभी बताती हूँ, लास्ट में पहले सारी क्वेश्चन करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, वो क्या कहता है? कौन सा कथन अभिवृत्ति के संदर्भ में सही नहीं है? अभिवृद्धि एटीट्यूड की बात की गई है, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ये बताना है। एटीट्यूड हैज़ मोटिवेशनल अफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। जो एटीट्यूड है उसके अंदर मोटिवेशनल अफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ओके, नोट करेक्ट बताना है ना, 1 मिनट रुकिए। कौन सा कथन अभिवृत्ति के संदर्भ में सही नहीं बताना है? कि अभिवृत्ति में अभिप्रेरणात्मक प्रभावात्मक विशेषता पाई जाती है, ये सही है। ठीक है, हमें सही नहीं बताना है। ओके, अभिवृत्ति पूर्णतः सकारात्मकता से पूर्णतः नकारात्मक हो सकती है। भाई हाँ बिल्कुल है, तो बिल्कुल पॉजिटिव भी हो सकता है, बिल्कुल नेगेटिव भी हो सकता है। अभिवृत्ति में व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है, अभिवृत्ति में व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो कह रहा है कि अभिवृत्ति जन्मजात एवं अर्जित दोनों होती है। जो अभिवृत्ति है वो जन्म से भी होती है और अर्जित भी होती है। तो कौन सा सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 को माना गया है कि जन्मजात व अर्जित दोनों नहीं होती है, ये सही नहीं बताया गया है। ठीक है, इसको थोड़ा छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा कथन बच्चों के विकास के बारे में सही है? तो फ्रेंड ध्यान रख लेना, इसका जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर वो क्या है? ऑप्शन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कौन सा कथन बच्चों के विकास के बारे में सही है? विकास मात्र आनुवंशिकता का एक उत्पाद है, बिल्कुल गलत है। भाई ओनली हेरिडिटी थोड़ी ना होती है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों होता है। डेवलपमेंट फॉलोज ए रैंडम पैटर्न। जो डेवलपमेंट है वो एक रैंडम पैटर्न फॉलो करता है, जो 2 ऑप्शन है वो ये कह रहा है। डेवलपमेंट इज ए क्यूमुलेटिव, रैंडम पैटर्न थोड़ी ना फॉलो करता है, ये भी गलत है। डेवलपमेंट इज ए क्यूमुलेटिव प्रोसेस। डेवलपमेंट क्या है? एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस है। डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं, नहीं संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वही क्या होगा? सही होगा। जो डेवलपमेंट है वो एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस है, ये बिल्कुल सही बात कही गई है, बाकी सब गलत है। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। कैटल का संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण एक प्रकार का है। जो संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण है कैटल का, वो एक प्रकार का क्या है भाई? व्यक्तिक शाब्दिक परीक्षण है, इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट है, ग्रुप वर्बल टेस्ट है, नॉन वर्बल टेस्ट है, वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट है। इनमें से हमें बताना है। तो 11 का जो सही आंसर है वो क्या है? अशाब्दिक परीक्षण। कौन सा है? अशाब्दिक परीक्षण। जो बुद्धि वाला टॉपिक करवाएंगे तब डिटेल में करवाएंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो कैटल का संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण है वो एक अशाब्दिक परीक्षण है, नॉन वर्बल टेस्ट है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? अब देखिए, सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी की विशेषता क्या क्या नहीं भाई? ओरिजिनलिटी, बिल्कुल सही बात है, ओरिजिनलिटी तो होती है, ये तो सही नहीं, ये तो आंसर नहीं हुआ। फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती है क्रिएटिविटी, उसमें चेंजमेंट किया जा सकता है। फ्लुएंसी, बिल्कुल फ्लुएंसी होती है। लेकिन रेजिडिटी, अनम्यता है, रिजिडिटी, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता? इनमें से कौन सी चीज़ है जो शिक्षण अधिगम, जो हमारा टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसको प्रभावित नहीं करता? टीचिंग स्किल ऑफ टीचर, बिल्कुल टीचर के अंदर जो टीचिंग स्किल है वो ज़रूर प्रभावित करती हैं। मेंटल हेल्थ, बिल्कुल, जब उसका जो टीचर का मेंटल हेल्थ खुद का ही सही नहीं है तो बच्चों को क्या ज्ञान दे पाएगा? सब्जेक्ट नॉलेज बिल्कुल मैटर करती है। लेकिन फिजिकल अपीयरेंस ऑफ टीचर कोई मैटर नहीं करता है। अब मेरी फिजिकल जो अपीयरेंस है वो आपको कोई मैटर करती है? नहीं करती है। आपको जो चीज़ मिल रही है आप उससे बिलीव कर रहे हो, पढ़ रहे हो, यही एक अच्छी बात है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, वृद्धि बच्चों में किस प्रकार के परिवर्तन लाती है? भाई जो वृद्धि होती है, ग्रोथ जो होती है बच्चों के अंदर किस तरह की लाती है? ग्रोथ क्या लाती है? ओनली स्ट्रक्चरल। क्या लाती है? स्ट्रक्चरल। तो 14 का जो 4 है वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, त्वरण किस प्रकार के विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योजना है? जो त्वरण है, एक्सेलरेशन है, वो किस प्रकार के बच्चों के लिए है? जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उनके लिए है। ओके, तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन जो मुझे आप लोगों को करवाने थे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए हों तो वीडियो को आपको क्या करना है? लाइक करना है। ओके, 1 सेकेंड, मैंने आपको वो बोला था ना उसको करवाने के लिए।
एक सेकंड रुकिएगा, बस क्लास एंड हो ही रही है। आपको जो अभी एक क्वेश्चन आया था ना स्किनर वाला, तो स्किनर के जो एलिमेंट्स थे वो ये होते हैं, एक बार देख लीजिए। उसमें तो ग्रेस दी गई है, रेनफोर्समेंट, पनिशमेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, पॉजिटिवली रेनफोर्समेंट, बिहेवियर विल रियकर, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल, नेगेटिव पनिशमेंट, शेपिंग, रेनफोर्सेस, वेरिएबल रेशो शेड्यूल। तो ये कभी फिर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए। आप लोगों से मिलती हूँ कल दूसरी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बस एटस्टेट तो ज़रूर पास हो जाएगा। ओके।